तो केवल इसमें हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन तो सीख ही रहे हैं, और भी कई चीजें हैं जो आपको सीखनी है। ड्रामा फंक्शंस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ड्रामा फंक्शंस में क्या क्या आना चाहिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, कुछ चीजें रिकॉल कर दूं। और ड्रामा एन की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक e⁻⁻x इंटू x⁻n−1 dx होती है। आप ड्रामा वन करना चाहें तो वो वन आ जाएगा, इसमें रख के देख लीजिए। और इन जनरल जो ड्रामा n+1 है वो n ड्रामा n होता है। हाँ, अगर n नेचुरल नंबर की कैटेगरी में आ जाता है तो ड्रामा n+1 को आप फैक्टोरियल n भी कर सकते हैं। और जब n जो है वो नेचुरल नंबर हो, या जीरो भी चलेगा, बाकी नहीं। ये शायद मैं बता चुका था कल। तो आप इसको ऐसे समझिए कि ड्रामा अगर 7 हो तो वो फैक्टोरियल 6 हुआ, एक टर्म। लेकिन अगर ऐसा ना हो कि बल्कि ड्रामा 7/2 हो जाए, उसे सॉल्व करना हो, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए बच्चों फिर ये वाला फॉर्मूला याद देखिएगा, ड्रामा n+1 ये है। तो आप 7/2 को लिख सकते हैं 5/2+1। 5/2 को n समझिए और इस फॉर्मूले को भूल लगाइए, तो बताइए क्या लिखा जाए। 5/2 ड्रामा 5/2 ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। दीपक, ये क्लियर है? यस सर। अच्छा, 5/2 तो ठीक है, बाहर वाला तो। अंदर वाले को 3/2+1 लिख दीजिए, तो फिर ये आ जाएगा 5/2 तो बाहर पहले से ही है। अब गामा n+1 फिर लगाइए, यहाँ पर n 3/2 है, तो 3/2 गामा 3/2 ये आ जाएगा। अब 5/2 ठीक है, 3/2 ठीक है, गामा 3/2 को 1/2+1 लिखिए और दोबारा वही फॉर्मूला लगाइए। तो 5/2 3/2 1/2 गामा 1/2। तो ये ड्रामा 7/2 अगर हो तो नेक्स्ट टाइम से सीधे यहाँ लिखना है। क्या ये समझ में सबको आया? यस सर। अच्छा, तो कोई और स्टूडेंट बोलिए प्लीज, ड्रामा 9/2 कैसे ब्रेक करें डायरेक्ट अब? हेलो। 3/2 और 1/2। 7/2 8 कम करिए, देखिए 9 है यहाँ, 7 से क्या सीखा आपने, यहाँ देखिए। 7/2 था, 8 कम करिए, 5/2 उससे 8 कम करिए, 3/2 उससे 8 कम करिए, 1/2 ड्रामा 1/2। तो अगर ड्रामा 9/2 है तो 1 घटाते जाइए, तो 7/2 5/2 3/2 1/2 ड्रामा 1/2। इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता था ड्रामा हाफ की वैल्यू √पाई। BSc 1 में तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना ही जाता था। तो ड्रामा के बारे में एक तो ये रिजल्ट है, एक रिजल्ट और है, गामा n गामा 1 - n की वैल्यू π/sin nπ होती है। ये प्रूफ करना बड़ा डिफिकल्ट काम है, स्पेशल फंक्शंस में ही पढ़ाते थे इसको, लेकिन यूज काफी। जैसे कहीं पर गामा 1/4 और गामा 1 - 1/4 मतलब 3/4 है, तो ये हो जाएगा π/sin n की जो 1/4 है, तो sin π/4, और sin π/4 की वैल्यू 1/√2, तो ये वैल्यू 1/√2 हो जाएगी। तो ये रिजल्ट्स हैं जो मेरा अपना मानना है, अब MSc करते हुए वैसे भी आना चाहिए, पता नहीं कहाँ पर किस चीज की जरूरत पड़ जाए। और जो लास्ट रिजल्ट इसमें हमें जरूरत पड़ने वाली है ड्रामा से, उसको कहते हैं लीजेंडर्स डुप्लीकेशन फार्मूला। लीजेंडर्स DRE होना चाहिए।
डुप्लीकेशन फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूँ। गामा m+1/2 इक्वल टू √π अपॉन 2⁻²m−1 इंटू गामा 2m। इसको कहते हैं लेजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला। यहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी भी पड़ेगी, और अभी जो नीचे लिखा है ये गामा1 - n इसकी भी पड़ेगी। तो गामा के ये दो फार्मूलों की वजह से मुझे पूरे गामा के बारे में शुरुआत में थोड़ा सा और चीजें बतानी पड़ी। पहला तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, हमारे लिए जो यूजफुल है वो लेफ्ट में दो फार्मूले जो लिखे हुए हैं यही है बस। मतलब मुझे ये और ये चाहिए। तो उम्मीद है आपको गामा के बारे में थोड़ा सा आइडिया आइडिया होगा। तो एक्चुअली इसमें गामा पे काफी काम करना है इन दो फार्मूलों की वजह से, बाकी ज्यादा टफ नहीं है। दूसरा जो आपको आना चाहिए, अब मैं उस पे जाता हूँ। ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, तो नेक्स्ट पेज पे जाएं। यस सर। दूसरा कंसेप्ट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरे ख्याल से वो क्लियर होगा, फिर भी एक बार बता दूं। बच्चों इसको कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो सबसे सरल हमारी होती है। फर्स्ट चैप्टर कभी भी पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो वहां पर ये पढ़ा ही होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। यहाँ पर P और जो Q होते हैं आर आइदर फंक्शंस ऑफ इट्स और कांस्टेंट। पी और Q या तो एक्स के फंक्शन होंगे या कांस्टेंट होंगे, बट वाई के फंक्शन नहीं होंगे। मतलब जिसको आप पी और Q कह रहे हैं उसमें वाई कहीं नहीं आएगा। उसके बाद अगर आपको याद हो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाता था। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो चीज होती है जिससे वो फंक्शन होता है, मतलब जिससे अगर इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। तो अगला सवाल यहाँ पर अभी तो जरूरत नहीं है, लेकिन वैसे बता दे रहा हूँ। कोई स्टूडेंट बताएंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मतलब हुआ? जिस सर अगर मैं जो किसी कर्व को अगर डिफरेंशिएट करूं तो, नहीं, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करने के बाद फिर से उसे डिफरेंशिएट करूं तो दोबारा से वही इक्वेशन मिल जाएगी। हम्म ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपने लंबी मेहनत से सॉल्व किया और लास्ट में सॉल्यूशन आ गया कुछ। तो आप लोग कई बार देखिएगा, एक बड़ी सी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, आप उसे सॉल्व करते हैं और काफी छोटा सा आंसर आता है। लेकिन अगर उस डिफरेंशियल इक्वेशन को दोबारा डिफरेंशिएट सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करें तो बड़ा मुश्किल होता है ओरिजिनल इक्वेशन को ला पाना। खाली केवल डिफरेंशिएट करके नहीं ला पाएंगे, आपको कुछ जुगाड़ और लगाना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी ऐसी इक्वेशंस भी होती हैं जिनके सॉल्यूशन को आप बिना कोई फर्दर मैनिपुलेशन के आप केवल डिफरेंशिएट कीजिए, आपको ओरिजिनल इक्वेशन मिल जाती है। सच टाइप ऑफ इक्वेशंस आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि अब एग्जैक्टली आप वहीं पहुंच जाते हैं एक ही स्टेप में जो इक्वेशन शुरू में थी। इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो एग्जैक्ट अगर ना हो तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो एग्जैक्ट बन जाए, उसको कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इतनी बस मालूम होना चाहिए, इतनी जानकारी, अभी इससे काम चल जाएगा। और सॉल्यूशन जो होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू दिस q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट। तो सॉल्यूशन ये आता था, इतना मालूम यहां भी होना चाहिए। dy अपॉन dx में है,
अभी इसका उल्टा भी होता है, डी एक्स अपॉन डी वाई हो तो ठीक है, एक्स और वाई के रोल बदल जाएंगे। इतनी चीजें क्लियर होनी जरूरी। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोबारा, जो हमारा मेन क्वेश्चन है उसको समझते हैं। An infinite fluid in which a spherical hollow of radius है, तो एक स्फेरिकल का मतलब है एक कैविटी बनी हुई है, ऐसा समझिएगा। एक बहुत बड़ा फ्लूइड स्ट्रक्चर है पानी का, कोई बड़ी झील, बड़ा तालाब या बड़ा समुद्र सोच लीजिए, और उसमें एक कैविटी बनी है। तो कैविटी में बच्चों बाहर से दबाव पड़ रहा होगा, और धीरे धीरे पानी इसमें घुस जाएगा और एक कैविटी को पूरी तरह खत्म कर देगा। तो अभी तो हम कैविटी तो मान ही रहे हैं, तो हम ये मानेंगे कि जो मोशन हो रहा है वो रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, बस सेंटर की ओर, माइनस आर की डायरेक्शन में, चारों तरफ से। मैं तो 2D पिक्चर बना सकता हूं, लेकिन आप जब समझेंगे तो 3D समझिएगा, कोई बुलबुला जैसा स्फेयर, वैसा समझिए। और किसी भी डायरेक्शन में मोशन नहीं होगा स्फेयर होने के बावजूद, स्फेरिकल पोलर, केवल आर डायरेक्शन में। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी केवल आर डायरेक्शन के लिए होगी, इक्वेशन ऑफ मोशन भी वैसे ही होगा। तो स्ट्रक्चर या डायग्राम में कुछ टफ नहीं है, सिंपल एक कैविटी है, उसका रेडियस जो है शुरू में ए है, शुरू में ए है, लेकिन ये तो बाद में लेंगे हम, किसी समय आर ले लेते हैं रेडियस अभी। और इनिशियली एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ नो फोर्सेज, अब लगाया गया कांस्टेंट फोर्स पाई, कैपिटल पाई, और ये इन्फिनिटी पे लगा गया, आर इक्वल टू इन्फिनिटी पे। तो ये सब कंडीशन कांस्टेंट निकालने के काम आएंगी। तो कितने टाइम में कैविटी भरेगी वो बताएगी। चलिए नेक्स्ट पेज पे काम करते हैं। तो आप सर नो फोर्स मतलब कंजर्वेटिव फोर्स होगा? हाँ, फोर्स कंजर्वेटिव है सबसे। अगर नॉन कंजर्वेटिव कहीं आता तो वो बताएंगे जरूर। तो मान लेते हैं ये आर रेडियस का, और यहाँ पर वेलोसिटी वी है, ये आर डैश, और यहाँ पर वेलोसिटी वी डैश। दो सिचुएशन हमने ले ली, और फ्लूइड अंदर को मोशन कर रहा है, कैविटी भरनी है भाई, ये समझना है। आ, इसको मैं लिख देता हूँ। लेट वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड बी वी व्हेन रेडियस ऑफ कैविटी बी आर, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड बी वी डैश व्हेन रेडियस ऑफ कैविटी बी आर डैश। मान लो दो सिचुएशन। तो नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन इज, आपकी हो जाएगी डेल बी डैश अपॉन डेल टी, आर डैश पर हम निकाल रहे हैं, वी डैश डेल वी डैश अपॉन डेल आर डैश। केवल आर डायरेक्शन में ही होना है, बाकी तो कंपोनेंट आने नहीं है, सब जीरो होंगे। बाकी राइट साइड में -1 अपॉन रो डेल पी डैश अपॉन डेल आर डैश। प्रेशर जो है मान लीजिए ये। तो और कुछ है ही नहीं, एक्सटर्नल फोर्स होता तो यहाँ पर राइट साइड में एक टर्म वो भी आती। तो क्या मैं समझा पाया क्वेश्चन ऑफ मोशन? Yes, sir. अरे भाई यही तो पड़ी होगी। नाउ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज, Rho into pi r square. डेल अपॉन डेल आर डैश ऑफ आर डैश स्क्वायर इंटू वी डैश इक्वल टू जीरो।
यही टर्म आनी है, आर में ही तो होना है। इसमें रो भी था, रो तो कांस्टेंट है, फ्लूइड है, हम माने। सुनता है। क्लियर हो पाया है? स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी निकालेंगे तो आर थीटा फाई है, थीटा फाई डायरेक्शन में कोई मोशन है नहीं, तो वो कंपोनेंट भी नहीं आएंगे, केवल इतना ही रहेगा बस। ये भी आसान हो गया। तो यहां से आर डैश स्क्वायर इंटू वी डैश क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। इससे ये समझ में आया कि किसी भी समय जब आर डैश रेडियस था तो वेलोसिटी वी डैश थी। इससे ये पता लगा जब आर रेडियस होगा तो वेलोसिटी वी होगी, तब भी आप इसे कांस्टेंट ही कहेंगे फिर, ऐसा लिख सकते हैं। और हम इस यस। कांस्टेंट को, क्योंकि आर के इंडिपेंडेंट होगा, सपोज ये अलग अलग समय पर टाइम का फंक्शन एफ टी, बस ये दो इक्वेशंस पे सोचना है, इन्हीं को सॉल्व करना है कि टाइम का फंक्शन तो होगा ये, बाकी क्योंकि अलग अलग टाइम पर आर और वी अलग अलग हैं, लेकिन हाँ उनका प्रोडक्ट आर का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट होने का मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसा कांस्टेंट है, जिसका डिफरेंशिएशन आर डैश के रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में जीरो हो, तो ठीक है वो इससे इंडिपेंडेंट होगा वो कांस्टेंट, लेकिन वो कांस्टेंट टाइम का फंक्शन होगा या हो सकता है। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है आपको? यस सर। तो फिर अब इक्वेशन वन सॉल्व करनी है बच्चों। इक्वेशन वन सॉल्व करने के लिए वी डेल वी डैश अपॉन डेल टी चाहिए ना पहली टर्म। तो देखिए प्लीज, अब आपके पास वी डैश हो गया एफ टी अपॉन आर डैश स्क्वायर। तो आप डेल वी डैश अपॉन डेल टी कितना निकाल लेंगे? टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अरे एफ डैश टी तो होगा, डैश स्क्वायर ही रहेगा, ये सही है। यस सर। अगर आपने यहां पर इसको एब्सोल्यूट कांस्टेंट ले लिया होता, एब्सोल्यूट का मतलब जो बिल्कुल रियल नंबर है, जैसे रियल नंबर एब्सोल्यूट कांस्टेंट है बच्चों, अगर वो ले लिया होता तो अभी डेल वी डैश अपॉन डेल टी क्या ले लेते फिर आप? अगर कांस्टेंट को सी ले लेते, जैसे सी अपॉन आर डैश स्क्वायर, अब आप करते टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो क्या आता है आपको? जीरो आ जाता ना। हम्म, तो फिर तो कुछ होना भी नहीं था। तो ये टाइम का फंक्शन है, इसका जस्टिफिकेशन समझ में यहां से आया होगा। तो इस वैल्यू को इक्वेशन वन में रख देते हैं, तो फ्रॉम वन क्या मिलेगा? पहली टर्म क्या आएगी? अब मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, क्या आना चाहिए बच्चों? एफ डैश टी अपॉन आर डैश स्क्वायर, आप ही लोग बताएंगे हाँ। एफ डैश टी अपॉन आर डैश स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म। एफ टी अपॉन आर स्क्वायर, आर डैश स्क्वायर। सर वी डैश की वैल्यू पुट नहीं करेंगे? नहीं नहीं, वी डैश में ला रहा हूँ इक्वेशन। माइनस वन अपॉन रो डेल पी डैश अपॉन डेल आर डैश, या यहाँ पर रो कांस्टेंट ही है। इस सवाल में हम कई जो ले चुके हैं, तो ये हो जाएगा एफ डैश टी अपॉन आर डैश स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल आर डैश ऑफ हाफ वी डैश स्क्वायर, ये सही है, इक्वल टू डेल अपॉन डेल आर डैश ऑफ माइनस पी डैश अपॉन रो, क्योंकि रो कांस्टेंट है, एब्सोल्यूट कांस्टेंट। तो अगर मैं आर डैश के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दूं तो क्या आएगा? इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू
आर डैश वी जेड, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस एफ डैश टी अपॉन आर डैश, ये ठीक है। आप इसका डिफरेंशिएशन कर लो ना, तो अपने आप आ जाएगा प्लस हाफ वी डैश स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी डैश अपॉन रो प्लस सी। इक्वेशन नंबर कोई थी किसी? ये थर्ड है। अच्छा थर्ड, ठीक हो गया। तो अब इन्फिनिटी पे जाओ बेटा, आपको दिया गया है कांस्टेंट निकालने के लिए। जब आर डैश इन्फिनिटी हो जाएगा तो वी डैश कितना हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो पर थी, और वहां पी डैश कितना दिया हुआ था इन्फिनिटी पे, कैपिटल पाई। तो आप इसे रख दीजिए। प्लीज ध्यान दीजिए, प्योर मैथ्स में आप आर डैश इक्वल टू इन्फिनिटी जैसा कहीं नहीं लिखते। आप आर डैश टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिख सकते हैं एनालिसिस में, लेकिन ये फिजिक्स है और अप्रोक्सीमेट चीजें चलती हैं। तो आप इसे रखेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, पहले जीरो, दूसरी चीज जीरो, माइनस पाई अपॉन रो प्लस सी। तो यहाँ से आपको सी इक्वल टू क्या मिला, कैपिटल पाई अपॉन रो। ये थ्री में रख देते हैं दोबारा, फ्रॉम थ्री आपके पास माइनस एफ डैश टी अपॉन आर डैश प्लस हाफ वी डैश स्क्वायर इक्वल टू पाई माइनस पी डैश अपॉन रो। फोर्थ इक्वेशन हो गया आपके पास। अच्छा ठीक है, आपने इन जनरल निकाल दिया। अब अगर आप कैविटी के सरफेस की बात करें, ऑन द सरफेस ऑफ कैविटी, तो वहां पर आर डैश आर के बराबर होगा और वी डैश वी के बराबर होगा। और वहां पर प्रेशर जो है कैविटी, पी डैश आपने जीरो लिया है, इन्फिनिटी पे पाई था, आपने ये लिखा हुआ है ना। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एफ डैश टी अपॉन आर प्लस हाफ वी स्क्वायर इक्वल टू पाई अपॉन रो। लेकिन आपने पढ़ा है कि आर स्क्वायर बी इक्वल टू एफ टी है। इसको पांचवी इक्वेशन मान लो, ये हमने पढ़ा हुआ है पीछे। आर स्क्वायर बी, अब केवल आर में आ गई इक्वेशन, इसी को सॉल्व करना है बच्चों। तो अब मुझे एफ डैश टी फिफ्थ इक्वेशन में हटाना है, इसका मतलब हुआ डी बाई डी टी ऑफ एफ टी। तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ एफ टी का मतलब आर स्क्वायर बी। ठीक है, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, देखिए डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर बी इंटू डी आर बाई डी टी, ऐसा लिख सकता हूँ। यस सर। डी आर बाई डी टी क्या हुआ बच्चों, डी आर बाई डी टी वेलोसिटी। जी। अच्छा, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू आर वी ऐसे ही प्लस आर स्क्वायर ऐसे ही, इसका क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी आर। तो आपके पास एफ डैश टी की वैल्यू ये आ गई। तो अगर इसे रखते हैं फ्रॉम फाइव, तो देखिए माइनस, तो वी अपॉन आर, एफ डैश टी अपॉन आर आ रहा है, टू आर बी प्लस आर स्क्वायर डी वी अपॉन डी आर प्लस हाफ वी स्क्वायर इक्वल टू पाई अपॉन टू। इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या लिखेंगे, टू है नहीं, कट जाएगा,
आर से आर कैंसिल, -2v², तो -3/2v² आ जाएगा। देखो बच्चों, पहले टर्म को सॉल्व करिए, क्या आएगा? -2v², और यहाँ ½ v² प्लस में है, तो -2 और हाफ -1.5 हो गया, माइनस RB dV/dr इक्वल टू π/2। हेलो, इतना ठीक है? Yes, sir. यस सर। दो जो माइनस करने से राइट में माइनस कर देंगे, और क्या मैं इसे ऐसा लिख दूं? d/dr v² प्लस 3/2 v² टू -π/2। माइनस तो राइट में ले गया मैं। पहली टर्म को सॉल्व करेंगे, कितना मिलेगा जरा सोचिए तो। 2v, 2 से हाफ कैंसिल, और v/dv/dr सही है। Yes, sir. तो r/2 को हटा लेते हैं। सर इसको ऐसे ही रहने देते ना, बर्नौली से कर लेते। बर्नौली रिड्यूसिबल टू लीनियर ही तो हुई बेटा। यस सर। बर्नौली कुछ अलग थोड़ी है। बर्नौली इक्वेशन आप जिसको बोलते हैं, दैट इज एक्चुअली रिड्यूसिबल टू लीनियर। तो लीनियर लानी है, लीनियर तो बन चुकी है। तो लीनियर इक्वेशन जब मैंने अभी आपको बताई थी, तो प्लीज ध्यान दीजिए, मैं लेफ्ट में लिख रहा हूँ, dy/dx प्लस py = q बताया था। इसका मतलब मुझे dy/dx का कोफिशिएंट +1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए r/2 से डिवाइड कर देंगे, या 2/r से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को। तो 2/r से करो, और प्लीज आप लोग इसको सेव भी करिएगा। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, मुझे बताइए क्या आएगा। d/dr ऑफ v² प्लस 3/r ऑफ v² टू -2π/ρ r, जो भी इक्वेशन है ऐसा आ रहा हो। यस सर। तो अगर आप v² को y समझें, थोड़ी देर समझने के लिए मतलब, तो ध्यान दीजिए, ये dy/dx प्लस py = q टाइप का है। वहां xy में होता था, यहां मैं लिखूंगा ऐसे, देखिएगा, दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन v² एंड r। अच्छी खासी मैच्योरिटी चाहिए भाई सारी चीजों के लिए। v² और r में लीनियर है, कंपेयर करिए y और x चीजों पर। जहां y सोचते थे वहां v² है, और जहां x सोचते थे वहां dr है। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था फॉर्मूला? यहाँ राइट में लिख रहा हूं, तो यहाँ क्या पढ़ते थे आप? e⁻p dx. pdx। तो r³ इस, आएगा। अच्छा, इस सवाल में e⁻p क्या है फिर? 3/r 3/r। dr. और x जो क्या है? dx जो देखो तो dr है या नहीं? Yes. e⁻3 log r, e⁻log r³। लॉग और एक्सपोनेंशियल एंटी फंक्शन हुए तो क्या आएगा केवल? r³. हम्म, तो सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y मतलब
V square. इंटू आर क्यूब इक्वल टू क्यू, क्यू का मतलब -2 पाई अपॉन रो आर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आर क्यूब टी आर प्लस कांस्टेंट, दैट इज वी स्क्वायर आर क्यूब। इसमें -2 पाई अपॉन रो बाहर आ जाएगा, पाई कैपिटल है, हाँ मैं जल्दी मिट रहा हूँ। और क्या है, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का Yes, sir. इंटीग्रेशन आर क्यूब बाई 3 प्लस कांस्टेंट C2 ले लेते हैं। अब आप बाउंड्री दे रखी है आपको कि आपको शुरुआती रेडियस ए था, आर इक्वल टू ए था, तो वहां पर वो कैविटी बिल्कुल रुकी हुई थी, तब तक कुछ नहीं हुआ था, तो वेलोसिटी 0 होगा उस समय। तो आप यहाँ रखिए प्लीज आर की जो ए और बी की जो 0, तो आपको 0 इक्वल टू -2 कैपिटल वाई अपॉन रो और ए क्यूब अपॉन 3 प्लस C2। तो C2 मिल गया आपको 2/3 पाई ए क्यूब अपॉन रो। C2 निकाल के 7 में रख दो, तो ये आपके पास इक्वेशन है वी स्क्वायर आर क्यूब C2 रख दोगे तो 2/3 कॉमन, पाई अपॉन रो भी कॉमन, ए क्यूब माइनस आर क्यूब आएगा। तो मैं यहीं पर थोड़ा सा इधर करता हूँ। तो बच्चों v क्या आ जाएगा यहाँ से, v इक्वल टू v प्लस Under माइनस अंडर रूट 2 पाई अपॉन 3 रो ए क्यूब माइनस आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। v को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को dr/dt, ये ठीक है। अरे वेलोसिटी dr/dt हुई है नहीं। अब आप ये बताइए, कैविटी आप भर रहे हैं बाहर से, तो समय जितना बढ़ेगा उतना रेडियस बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा. घटेगा, सिंस आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/t और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कभी भी, तो जो डेरिवेटिव होता है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, डेरिवेटिव इज नेगेटिव, ऐसा पढ़ा है कैलकुलस में या रियल Yes, sir. एनालिसिस में। कोई फंक्शन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। तो कितनी सारी नॉलेज चाहिए, आप देख रहे हैं कितने अप्लाइड का मतलब ही यही है। तो सो dr/dt इक्वल टू माइनस टाइम्स, मतलब यहां पर लोग सोचते हैं कि माइनस कैसे ले लिया, नॉर्मली आदत ये होती है कि प्लस लें, तो ए क्यूब माइनस आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, डेरिवेटिव साइन ये है। तो हमें dt चाहिए, dt इक्वल टू क्या आ जाएगा, -√3 रो अपॉन 2 पाई, ये तो ठीक है। और dt इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन √r³ अपॉन ए क्यूब माइनस आर क्यूब dr। ये सही है इंटीग्रेशन, ये तो कैलकुलेशन है खाली अभी। Yes, sir. तो बच्चों t इक्वल टू क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, -3 रो अपॉन 2 पाई। मुझे इंटीग्रेशन की लिमिट बताइए प्लीज। शुरू में कैविटी का साइज क्या था? Infinity to 0. अरे नहीं, कैविटी 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 का रेडियस क्या सर था? ए A to टू 0, जीरो। मतलब शुरू में a था, फिर 0 होने तक का टाइम, यही तो पूछा है हमसे। तो अब हम, हाँ अब क्योंकि बाहर माइनस है,
तो आप लिमिट इंटरचेंज करके 0 to a लिख सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं। क्या ये क्लियर है? यस सर। तो अब नेक्स्ट क्लास 650 पे जुड़ेंगे और तब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं आपसे ही पूछूंगा, उससे आगे बढ़ेंगे फिर। मीटिंग एंड ही होने वाली है, तो अब आप इसको ट्राई भी करिए प्लीज, तब तक हो सकता है तो आपको पूरा समझिए कि कितना शानदार क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ी। आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पोर्शन